आज हम एक जीवाश्मीय टेरिडोफाइट लेपिडोडेंड्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। यह जीवाश्मीय पादप, इसकी उत्पत्ति ऊपरी डेवोनियन युग में हुई होगी, ऐसा माना जाता है। और इनकी डेवलपमेंट की, विकास की, ये चरमोत्कर्ष पर थे कार्बोनिफेरस काल में, तथा पर्मियन युग के अंत तक ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में ये इसके जीवाश्म पाए जाने वाले इस टेरिडोफाइटा कार्बोनिफेरस पीरियड में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे। इस प्लांट के पादप के जो जीवाश्म हैं वह खंडों में पाए गए, यानी कि पादप का अलग अलग अंग अलग अलग समय पे खोजा गया। अतः इन पादप के अंगों को, इन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग जेनेरिक नाम दिया गया, जिसे रूपवंश या फॉर्म जेनेरा कहते हैं। इसके जो फॉर्म जेनेरा हैं अलग अलग, उसमें स्टेम, तना, जिसे लेपिडोडेंड्रॉन नाम दिया गया, मूल, जिसे स्टिग्मेरिया नाम दिया गया, लीव्स, पर्ण, लेपिडोफिलम, स्ट्रोबिलाई, कोन, जिसे लेपिडोस्ट्रोबस कहा गया, तथा बीज, सीड्स, लेपिडोकार्पॉन नाम दिया गया। लेपिडोडेंड्रॉन का जो पादप जो है वह बीजाणुद्भिद था और वृक्ष प्रकृति का था। पादप शरीर जो है वृक्षकाय था, वृक्ष प्रकृति का था, और इसके मुख्य अक्ष की लंबाई 30 मीटर थी और इसका व्यास लगभग 2 मीटर था। तना नीचे से अशाखित था, मुख्य अक्ष जो है नीचे अशाखित था, किंतु शीर्ष पर शाखाएं पाई जाती थी और ये बार बार शाखित होके शीर्ष सिरे पर पर्ण मुकुट के रूप में पाई जाती थी। इसीलिए इसे क्राउन ऑफ लीव्स भी कहा गया है। ऊपर शाखाएं इतने अधिक ब्रांच होके, इतने अधिक शाखित होके इन पर पर्ण बनते थे और फिर इसे क्राउन नाम कहा गया। लेपिडोडेंड्रॉन जो है, इसका मेन अक्ष जो है, मुख्य अक्ष जो है, वह इसके ऊपर लीफ स्कार्स और लीफ कुशन्स पाए गए। जो लीफ कुशन को अगर हम देखें तो यह लीफ कुशन है, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो है लीफ स्कार का है, जिसमें बीच में, सेंटर में, ये जो लीफ स्कार है इसके बीच में गोला दिखाई दे रहा है, वह है बंडल स्कार, ये वाला बंडल स्कार। और इसके दोनों ओर दो बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पेरिक्नोस कहा जाता है। लीफ स्कार के नीचे, थोड़ा नीचे की ओर, लीफ स्कार के नीचे की ओर दो बड़े बड़े पेरिक्नोस पाए गए तथा मध्य सिरे से थोड़ा सा ऊपर लिग्यूल के चिन्ह पाए गए, ये लिग्यूल स्कार जिसे कहते हैं। ये जो तना है, इसका जो तना है मेन अक्ष अशाखित,
लेकिन शीर्ष पर ये बारंबार द्विभाजी शाखित हो जाता है। इसमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है और हर शाखा आगे जाके छोटी हो जाती है। इसका जो भूमिगत हिस्सा है, लेपिडोडेंड्रॉन पादप का जो भूमिगत हिस्सा है, उसे स्टिग्मेरिया नामक कूट वंश से जाना जाता है। सर्वप्रथम स्टर्नबर्ग 1920 द्वारा स्टिग्मेरिया का वर्णन स्टिग्मेरिया फाइकोइडिस नामक कूट वंश के अंतर्गत किया। ये जड़ें जो हैं यह द्विभाजी रूप से शाखित होती हैं थी। वृक्ष का तना, मेन तना जो है, नीचे जाकर 4 प्रमुख क्षैतिज रूप से भुजाओं के समान फैले हुए अक्षों के द्वारा भूमि में स्थिर पाया जाता था। फिर ये जो है अक्ष जो है, तने का निचला हिस्सा पहले 2 भागों में विभाजित हुआ, फिर हर शाखा वापस 2 में डिवाइड हो गई। तो इस तरह से 4 अक्षों में डिवाइड हो गया। फिर हर अक्ष, प्रत्येक भुजा बारंबार द्विभाजी रूप से शाखित, इस तरह से ये द्विभाजी रूप से शाखित होती गई और इनके अंतिम सिरों पर या शाखाओं पर अनेक लेटरल अपेंडेजेस या पार्श्वीय उपांग सर्पिल रूप में पाए जाते थे, व्यवस्थित थे, पाए जाते थे। इन्हें स्टिग्मेरियन रूटलेट्स कहा जाता है। इन पर मूल रोम या रूट हेयर्स नहीं पाए जाते थे। स्टिग्मेरियन रूटलेट्स में जड़ों के समान समानताएं पाई जाती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, इसकी उत्पत्ति, स्टिग्मेरियन रूटलेट्स की उत्पत्ति जड़ों की तरह अंतर्जात होती है, अर्थात एंडोजीनस ओरिजिन, अंतर्जात उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह द्विभाजी शाखन दर्शाता है, जड़ों के समान द्विभाजी शाखन दर्शाता है। तीसरा, इसमें जो संवहनी स्ट्रैंड है उसमें जो प्राथमिक उत्तकों की जो व्यवस्था है, प्राथमिक उत्तक, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स है, टिश्यूज़ है, उनका जो अरेंजमेंट है वह रूट्स के समान है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें रूट हेयर्स एब्सेंट है और इस तरह से यह रूट से डिफरेंस दर्शाता है, यानी कि रूट से भिन्नता दर्शाता है, असमानता दर्शाता है। इसके अतिरिक्त स्टिग्मेरियन रूटलेट्स जो है यह पत्तियों के समान, उनसे भी समानता दर्शाते हैं। पत्तियों के समान भी इनके कुछ लक्षण पाए गए, जैसे इनकी जो अरेंजमेंट है, रूटलेट्स का अरेंजमेंट, जिस तरह से पर्ण का जो विन्यास है, फिलोटैक्सी है, वह सर्पिलाकार क्रम में है उत्पत्ति, यानी कि स्पाइरली अरेंज्ड है। ऐसे ही ये स्टिग्मेरियन रूटलेट्स भी स्पाइरली अरेंज्ड पाए गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके रंभ में पर्ण अंतराल के समान अंतरालों का पाया जाना, यानी कि रंभ में पर्ण अंतराल पाए गए। इन 2 लक्षणों के आधार पर लोबेक 1891 और स्काउट 1938 ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि स्टिग्मेरियन रूटलेट्स एक विशिष्ट प्रकार की पत्तियां कही जा सकती हैं जो कि राइजोम या प्रकंद पर उत्पन्न होती हैं। वहीं गोबल 1905 एवं बोवर 1935 के अनुसार ये जो हैं ये ऑर्गन सुई जेनेरिस है, अर्थात स्वतंत्र उत्पत्ति के अंग हैं, जो कि जड़ों एवं पर्ण दोनों से समानता प्रदर्शित करते हैं।
ये है तने की आंतरिक संरचना। तना बाहर से तने के अनुप्रस्थ काट अगर हम देखें तो तने में बाहर बहुत मोटा एक परित्वक का हिस्सा, पेरिडर्म का हिस्सा है। इस पेरिडर्म का निर्माण कॉर्क एधा से होता है, कॉर्क कैम्बियम से होता है, जो बाहर की ओर तो कॉर्क कोशिकाएं बनाती है और अंदर की ओर द्वितीयक वल्कूट बनाती है। बाहर की ओर की कॉर्क कोशिकाएं, एधा कोशिकाएं, और कॉर्क एधा और अंदर द्वितीयक वल्कूट, तीनों मिलके कॉर्क एधा, बाहर कॉर्क और अंदर की ओर द्वितीयक वल्कूट, तीनों मिलके पेरिडर्म का निर्माण करते हैं। पेरिडर्म के नीचे वल्कूट का हिस्सा कॉर्टेक्स, जो कि 3 भागों में विभेदित। ये वाला हिस्सा जो है ये बाह्यतम आउटर कॉर्टेक्स, जिसमें एकांतर क्रम में मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं और पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, फिर मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं, फिर पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, इस तरीके से एकांतर क्रम में मोटी और पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। मध्य वल्कूट जो है यह मध्य वल्कूट वाला हिस्सा, मध्य वल्कूट जो है यह मृदु ऊतक कोशिकाओं से बना हुआ, और सबसे अंदर वाला वल्कूट इनर कॉर्टेक्स जो है वह अंदर वाला वल्कूट जो है वह भी पैरेन्काइमेटस या मृदु ऊतक कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन ये चारों तरफ से स्त्रावी कोशिकाओं से घिरा हुआ था। इसका जो भीतरी वल्कूट है यह स्त्रावी क्षेत्र से घिरा हुआ था, और इस इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो हैं यह पत्ती भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस थी। तने का जो आधारीय भाग है उसमें रंभ जो है वह प्रोटोस्टील पाया जाता था, लेकिन तने के ऊंचाई की ओर अग्रसर होने पर ऊपर की ओर तना साइफोनोस्टील में रूपांतरित हो जाता था, अर्थात इसके केंद्र में मज्जा का विकास पाया जाता था। ये जो है ये बीच में जो है सेंटर में यह है जाइलम, और ये है चारों ओर से फ्लोएम से घिरा हुआ प्रोटोस्टील। आधारीय भाग में, तने के आधारीय भाग में प्रोटोस्टील और ऊपर की ओर साइफोनोस्टील, जहाँ पे कि बीच में पित्त अपीयर हो जाती है, जहाँ पे कि पित्त का निर्माण हो जाता है। मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में स्केलरिफॉर्म सोपानवत और प्रोटोजाइलम कोशिकाओं में स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार स्थूलन पाया जाता था। फ्लोएम की मात्रा कम होती थी। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं एवं मृदु ऊतक कोशिकाएं पाई जाती थी। ये जो है फॉर्म जीनस पर्ण लेपिडोफिलम, रूप कूटवंश लेपिडोफिलम अर्थात पर्ण। लेपिडोफिलम जो है, पर्ण जो है वह साधारण, सिंपल और तने की छोटी शाखाओं पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। पत्तियां सिंपल यानी कि सरल और लगभग रेखीय तथा 1 से 20 सेंटीमीटर तक भी पाई जाती थी। अगर हम इसके लेपिडोफिलम की अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें अनुप्रस्थ काट में यह जो है त्रिकोणीय दिखाई देता है, ट्रायंगुलर दिखाई देता है, और इसकी निचली सतह पर, पर्ण की निचली सतह पर 2 लंबी पंक्तियों में खांच, ग्रूव्स पाए जाते थे। इन ग्रूव्स के अंदर ये 2 खांच पाए जाते थे। इनके अंदर
स्टोमेटा पाए जाते थे, यानी कि रंध्र पाए जाते थे। पर्ण में सबसे बाहर एक पंक्ति कोशिकाओं में एपिडर्मिस, सबसे बाहर की एपिडर्मिस, एक पंक्ति में कोशिकाएं। इसके नीचे मोटी भित्ति वाली 2 से 4 पंक्ति में कोशिकाएं, जो कि हाइपोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस के नीचे ये वाला हिस्सा, यह पर्ण मध्योतक है, जो कि इस पर्ण के द्वारा प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाला क्षेत्र, मीजोफिल या पर्ण मध्योतक। पर्ण के केंद्र में संवहन पूल उपस्थित, जिसमें जाइलम जो है वह बाहर की ओर और फ्लोएम नीचे की ओर। इस संवहन पूल को घेरे हुए ये है संचरण उत्तक, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। संवहन मंडल को घेरे हुए संचरण उत्तक पाया जाता था, जिसकी कोशिकाएं छोटी एवं चौड़ी द्वितीयक स्थूलन युक्त होती थी। जाइलम में जो संवहन पूल है, उसमें जाइलम में वाहिनिकाओं में स्केलरिफॉर्म या सोपानवत स्थूलन पाया जाता था। ये है रूपवंश कूटवंश लेपिडोस्ट्रोबस, यानी कि कोन। लेपिडोस्ट्रोबस जो है एक हेट्रोस्पोरस कोन है, शंकु है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये जो पादप है यह विषम बीजाणुक था, अर्थात इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते थे, 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते थे। विषम बीजाणु, छोटे बीजाणु, लघु बीजाणु, और बड़े गुरु बीजाणु, दोनों प्रकार के बीजाणु इसमें पाए जाते थे। शंकु का लंबवत काट अगर हम देखें, एलिस ऑफ कोन, तो इसमें हमें 2 प्रकार के बीजाणु नज़र आते हैं, इसीलिए ये विषम बीजाणुक, लेपिडोस्ट्रोबस विषम बीजाणुक है होते थे। और इस कोन में जो पर्ण है, बीजाणु पर्ण है, वह शंकु के रूप में व्यवस्थित थे, यानी कि पास पास में पाए जाते थे। ये लेपिडोस्ट्रोबस जो है शाखाओं के शीर्ष पर पाए जाते थे, शीर्ष पर विकसित होते थे। इनकी ये लंबे होते थे, आकृति लंबी होती थी, और स्ट्रोबिलस के केंद्रीय अक्ष पर अनेक सवृंत लिग्यूल युक्त बीजाणुपर्ण सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। बीजाणुधानियाँ ये बीजाणुपर्ण हैं। बीजाणुपर्ण जो हैं इस केंद्रीय अक्ष पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित, यह कोन का अक्ष है जिस पर ये बीजाणुपर्ण है। बीजाणुपर्ण के ऊपर बीजाणुधानियाँ ऊपरी सतह पर पाई जाती थी। बीजाणुपर्ण ऊपर की ओर मुड़कर आगे जाने वाले बीजाणुपर्ण को कवर कर लेते थे। एक बीजाणुपर्ण दूसरे बीजाणुपर्ण को कवर कर लेते थे, आवृत कर देते थे, और इस तरह से ये बीजाणुधानियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इस शंकु में ऊपर की ओर ये लघु बीजाणुपर्ण, ऊपर की ओर पाए जाने वाले ये लघु बीजाणुपर्ण, इनके ऊपर, इनकी ऊपरी सतह पर ये लघु बीजाणुधानियाँ, और इनके अंदर पाए जाने वाले ये लघु बीजाणु, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। इस शंकु के निचले सिरे पर
इस शंकु के निचले सिरे पर ये गुरु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर ऊपरी सतह पर गुरु बीजाणुधानी और उनके अंदर ये गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु की संख्या कम होती थी और ये गुरु बीजाणु बड़े आकार के होते थे। लेपिडोस्ट्रोबस वेल्थेमियनस में गुरु बीजाणु की संख्या 8 से 16 पाई गई, जबकि लेपिडोस्ट्रोबस फोलिशियस में इनकी संख्या 4 पाई गई। ये है बीज सीड, जिसे कूटवंश लेपिडोकार्पॉन नाम दिया गया। लेपिडोकार्पॉन जो है वह एक, इसमें लेपिडोकार्पॉन जो है मेगास्पोरेंजियम, जो कि मेगास्पोरोफिल के एक फ्लैप द्वारा मेगास्पोरोफिल द्वारा घिरा हुआ। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम, और इसके मेगास्पोरेंजियम की भित्ति जो है, ये मेगास्पोरेंजियम की भित्ति है और इसको घेरे हुए यह स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, जो इसको मेगास्पोरेंजियम को घेर लेता है। इसकी वजह से ऊपर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और क्योंकि ये ट्रू माइक्रोपाइल नहीं है, इसे आभासी माइक्रोपाइल कहते हैं। और क्योंकि ये बाहर मेगास्पोरोफिल से घिरा हुआ है, ये मेगास्पोरोफिल के द्वारा घिरा हुआ है, इसीलिए इसे फॉल्स इंटेगुमेंट या आभासी अध्यावरण कहते हैं। गुरु बीजाणु युक्त गुरु बीजाणुधानी गुरु बीजाणु पर्ण के व्रंत की पार्श्वीय अतिवृद्धि से पूरी तरह से घिरे हुए रहते थे। ये पूरी तरह से घिरे हुए रहते थे। स्कॉट के अनुसार व्रंत की अतिवृद्धि से बना आवरण अध्यावरण समान संरचना बनाता था। अध्यावरण मतलब समान संरचना, यानी कि एक्चुअली वह अध्यावरण नहीं है, बल्कि अध्यावरण समान संरचना बनाता था, यानी कि फॉल्स इंटेगुमेंट बनाता था। तथा गुरु बीजाणुधानी केवल ऊपरी सिरे पर एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा खुलती थी, जिसे फॉल्स माइक्रोपाइल या आभासी माइक्रोपाइल कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी के ऊपरी वो दरार या माइक्रोपाइल के ठीक नीचे अवस्थित मादा प्रोथैलस या युग्मकोद्भिद की कुछ कोशिकाओं से स्त्रीधानी, स्त्रीधानी का विकास होता था। रामानुजन और स्टीवर्ट के अनुसार लेपिडोकार्पॉन में बीज प्रवृत्ति सीड हैबिट के निम्न लक्षण पाए जाते थे। पहला, मादा युग्मकोद्भिद जो है उसका विकास गुरु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुपर्ण पर रहते हुए ही संपन्न हो जाता था। दूसरा, गुरु बीजाणुधानी एवं मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणुपर्ण को अध्यावरण समान संरचना द्वारा घिरे हुए रहते थे। लघु बीजाणु इसके शीर्ष पर बने दरार के समान छिद्र में होते हुए मादा युग्मकोद्भिद तक पहुँचते, फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचते थे। यह दरार समान छिद्र बीजांड द्वार समान संरचना, माइक्रोपाइल जैसी संरचना को निरूपित करता था, अर्थात फॉल्स माइक्रोपाइल बनाता था। लेपिडोकार्पॉन जो है इसमें केवल एक सिंगल क्रियाशील मेगास्पोर प्रेजेंट था, लेकिन कुछ जातियों में इस क्रियाशील मेगास्पोर के अलावा, क्रियाशील गुरु बीजाणु के अलावा 3 नष्ट हुए विघटित बीजाणु भी पाए गए। इसमें स्पष्ट रूप से हम
सुविकसित आर्किगोनिया भी देखते हैं लेपिडोकार्पॉन में उपस्थित है। गुरु बीजाणुपर्ण लेपिडोकार्पॉन फलनकाय या लेपिडोकार्पॉन फ्रक्टिफिकेशन की गुरु बीजाणुधानी में उपस्थित मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, चूँकि गुरु बीजाणुपर्ण की अद्यावरण समान अतिवृद्धि से घिरा रहता है, जिससे इसे निरंतर सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त होता है। इसीलिए इस फलनकाय को बीज के समकक्ष संरचना के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त लघु बीजाणु दरार जैसे छिद्र यानी कि माइक्रोपाइल, लघु बीजाणु माइक्रोपाइल के द्वारा स्त्रीधानी तक पहुंचकर निषेचन करने में सक्षम होते थे। दोनों प्रजातियों के लघु बीजाणुओं का व्यास लगभग 26 मिलीमीटर तक होता था और ये काफ़ी अधिक मात्रा में बनते थे।